दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 2023 का ये सेकंड क्लास होगा। और दोस्त आपको बता दें कि इसमें 10 सवाल है। 10 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम में। आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट को कंप्लीट करना जरूरी होता है। क्योंकि आज के डेट में एक ट्रेंड बन चुका है कि करंट अफेयर्स से कम 30% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एकदम कंटिन्यू, जो हाईलाइटेड हो चाहे हाईलाइटेड ना हो, करंट तो करंट होता है दोस्त। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि करंट कहीं से भी हो, आप डेली पढ़िए और डेली उसको एक नजर मारिए और एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाइए कि जो माइनर पॉइंट होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए पहला सवाल पर बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता, यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ से पूछ सकता है आपके कि चयनकर्ता और मुख्य चयनकर्ता, ये दोनों में अंतर है। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्त आपको बता दें कि अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। अजीत अगरकर, जिसका नाम है अजीत अगरकर। अजीत अगरकर, ठीक है। ये पूर्व क्रिकेट गेंदबाज है और ये तेज गेंदबाज के श्रेणी में आते हैं, ये अजीत अगरकर साहब। और दोस्त आपको बता दें कि वनडे विश्व कप के ये 3 बार खेल चुके हैं। 3 बार इनके हिस्सेदारी रही है भारत की क्रिकेट टीम में। ये 1999 में रही है, 2003 में और 2007 में वनडे विश्व कप भारतीय टीम के ये हिस्सा रहे थे अजीत अगरकर। और दोस्त आपको बात करें, अगर बीसीसीआई से एक बात करें तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करती है। और दोस्त इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिनी इसके अध्यक्ष है। वहीं अगर सचिव पूछ लिया जाए कि बीसीसीआई का सचिव कौन है, तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह। ये बीसीसीआई का सचिव बनाए गए हैं जय शाह। तो ये मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। और उम्मीद करता हूं कि इनके बीसीसीआई से संबंधित सभी बातें आपको याद हो जाएंगे। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई, रोजर बिनी अध्यक्ष। और सचिव की बात करें तो जय शाह सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। दूसरा सवाल, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ आप सुने होंगे, एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो दोस्त आपको बता दें कि नया अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? ये बन गया ईरान। दोस्त बता दें कि ये 9वां सदस्य होगा एससीओ का, जिसमें ईरान ने अपना भागीदारी निभाया और ये इसको अस्थायी सदस्यता दिया गया। एससीओ का नया सदस्य देश कौन है? ईरान है। इससे पहले इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे एससीओ संगठन में, संघाई सहयोग संगठन में इससे पहले 8 सदस्य थे, जिसमें आपका प्यारा सदस्य भारत था और दुश्मन सदस्य पाकिस्तान भी शामिल है। 2017 में ये दोनों देश शामिल हो गए थे। और आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो ट्रिक से आप याद करिए, स्थान देश वाला 2 देश का नाम निकाल दीजिए। कौन निकाल दीजिए? अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 2 देश निकाल दीजिए। तो वहां से आप 4 देश लेकर आइए सेंट्रल एशिया से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 सदस्य हो गए। वहां से एक ईरान को पकड़ लीजिए, 5 चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ये 9 सदस्य हो चुके हैं अभी वर्तमान में। तो आपको याद दिला देते हैं, चाइना, रसिया, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये 9 सदस्य एससीओ के सदस्य हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि एससीओ समिट 2023 का मेजबानी कौन करेगा? ये इंडिया करेगा। और एससीओ से संबंधित आप समझ चुके होंगे कि ईरान सबसे करंट जो अभी हाल ही में सदस्य बना है, वो बना है ईरान की राजधानी तेहरान, आप याद रखिए। तीसरा सवाल पर बात कर लेते हैं। बहुत ही वीवीआई और इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी 24 घंटा बीते नहीं हुए, सवाल आपके बोर्ड में छप चुका है और ये कल ही की बात है। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा को अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्च कर दिया गया 14 जुलाई को 2:30 बजे के करीब इसको लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्त आपको बता दें कि LVM Mark 3 ये रॉकेट का नाम है। और इसी रॉकेट के द्वारा इस चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है हमारे इसरो के द्वारा। और कहां से लॉन्च किया गया? तो दोस्त आपको बता दें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको 14 जुलाई को कम से कम 2:30 बजे 14:35 में इसको लॉन्च कर दिया गया। और दोस्त आपको बता दें इसके लैंडर का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 1 की बात करें तो ये 2008 में छोड़ा गया था, लेकिन असफलता मिली। फिर दूसरा चंद्रयान 2 छोड़ा गया 2019 में,
इसको भी 95% सफल रहा, लेकिन फिर भी असफलता ही काउंट होगा। ये चंद्रयान 3 जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि भारत को इससे सफलता मिलेगी। और इसकी लागत की बात करें तो 615 करोड़ की इसकी लागत है। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इनके अध्यक्षता चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर सोमनाथ जी इनके चेयरमैन है। इसरो से आप समझ चुके होंगे कि अभी हाल ही में आपके चंद्रयान 2 के विषय में बात हुआ था कि चंद्रयान 2 ऐसा कैसे असफल हो गया, कैसे क्या हो गया। तो दोस्त आपको बता दें कि ये टेक्निकली चीज है, सब कुछ भी हो सकता है, मशीनरी चीज है। हम तो वहां है नहीं, आप तो वहां है नहीं। यहां से छोड़ा जाता है और सोच लीजिए 3,84,000 किलोमीटर के बाद वहां जाकर वहां की स्थिति को जानना और कैसे क्या करना, ये सोचने वाली बात है। और जिस रफ्तार से ये LMV के द्वारा ये गया था, LVM के द्वारा गया था, जा रहा था, छूट रहा था, उस हिस्से को आप देख चुके होंगे कितने आग और कितने बारूद के साथ पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तो ये चंद्रयान 3 था। और दोस्त आपको बता दें, उम्मीद करता हूं कि आपके प्यार और सहयोग से चंद्रयान 3 सफल हो जाए तो भारत दुनिया में चौथा ऐसा स्थान रखेगा चंद्रमा पर उतरने के लिए, जिससे चाइना हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, उसके बाद भारत का नंबर है। ये दुनिया का नंबर चौथा देश बन सकता है अगर ये सफल अगर हुआ चंद्रमा पर उतरने के लिए, तो ये दुनिया में चौथा काउंट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं भारत ने ये इतिहास रचेगा और आपके प्यार से इतिहास रचेगा, क्योंकि भारत कभी हार मानने वाला है नहीं। और भारत ऐसे ऐसे मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने क्षमता को दिन पर दिन आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं चंद्रयान 3 सफल हो जाए। और चौथा सवाल में बात करते हैं, VVI सवाल है दोस्त, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। ये मत देखिए कि अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये तो किसी बंदे को याद है कि 3 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 3 जुलाई को। लेकिन हम बात ये 3 जुलाई पर नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे विधिवत की अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। इससे क्या हमको सीखने को मिलेगा और क्या देश दुनिया के बीच इस मैसेज को भेजना है। ये हम तो मना दिए, 3 जुलाई को मनाते हैं भैया, ऑनलाइन और करंट अफेयर्स है, एग्जाम में आया तो 3 जुलाई मार दिए। लेकिन इसके बारे में हम उम्मीद करता हूँ आपको जागरूक होना है और पूरे देशवासियों को जागरूक होना है, क्योंकि यही आपके जिंदगी का काल बन सकता है प्लास्टिक। और प्लास्टिक दोस्त बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाते हैं। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है कि भाई प्लास्टिक बहुत कम यूज करो, क्योंकि एक प्लास्टिक को विघटित होने में हजारों साल लगते हैं। उम्मीद करता हूं एकल सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी नदी और महासागर को प्रदूषित करने में अपने जोरदार योगदान दे रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या, आपने यूज किया फेंक दिया, दैट इज वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। जैसे आपके हो गया गिलास हो गया, कुछ भी हो गया, खाने पीने का जो भी, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो कि भारत में 2022 से बैन है। भारत ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी भी लोग यूज करते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। और 2002 में अगर बात करें तो पूरी दुनिया में प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश अगर कोई बना है तो है आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश बना है, जो 2002 में ही प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। और दोस्त बता दें कि एक प्लास्टिक को विघटित होने में 1000 साल लगते हैं, तो सोच सकते हैं आप हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप भी न कीजिए, विघटित होने में इनका सहयोग कीजिए और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाइए, क्योंकि प्लास्टिक ही आपके पर्यावरण और आपके सांसों को रोक सकते हैं, प्रदूषित कर सकते हैं। नदी हो, समुद्र हो, नाला हो, तालाब हो, कहीं भी आप देखिए तो लाखों हजारों के साथ बोतल पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पानी पीजिए फेंक दीजिए, ऐसा नहीं, उसको कहीं ठिकाना लगाइए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बड़ी VVI सवाल है, 5वां सवाल दोस्त है VVI वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का एक रिपोर्ट जारी हुआ है कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन है भैया, दुनिया में सबसे शांति प्रिय देश कौन है, जिसको न लड़ाई से मतलब है, न झगड़ा से मतलब है, न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न मर्डर से मतलब है, न रेप से मतलब है, न आतंकवाद से मतलब है। ये सभी के सभी दोस्त बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान अपना हासिल किया है। तो देखिए ये पहली बार हासिल नहीं किया, इससे कुछ सीखना चाहिए। ये आइसलैंड है। आइसलैंड दोस्त आपको बता दें कि ये 2008 से ही अपना स्थान पर बने हैं आइसलैंड। ये दुनिया का सबसे शांति देश माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इसकी भी एक कहावत है, 2008 से ही टॉप पर रहा है आइसलैंड और इसको कोई नीचे खिसका नहीं सकता है। अगर टॉप 10 में बात करें कि टॉप 10 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन से
कॉन्टिनेंट से आते हैं, किस महाद्वीप से आते हैं, तो दोस्त आपको बता दें कि ये यूरोप के कम से कम 7 ऐसे देश हैं जो खुशहाल में टॉप में नजर बनाए हुए हैं। आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे करके 7 देश हैं जो दुनिया के शीर्ष 10 में शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप से आते हैं। अगर टोटल देश की बात करें कि लिस्ट कितनी थी, 163 लिस्ट थी, 163 देशों की लिस्ट में भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान 126 है। और दोस्त आपको बता दें ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की अगर कोई स्थान पूछे तो 126 स्थान भारत का है। लेकिन भारत में भी खुशहाल है, लेकिन इसके रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम खुशहाली मिल रही है भारत में, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि जितनी कहावत है कि जितनी छोटी फैमिली है उतनी छोटी बड़ा खुशहाली मिलती है। तो उसका एक इतना सच दो देश है, मेरा तो इतना बड़ा देश है, तो दोनों एक में कैसे मिल सकता है। अगर आइसलैंड को भारत में मिला लिए तो सोच सकते हैं कि कितने आइसलैंड बन जाएंगे भारत में, 100, 500, 2000 बन जाएंगे। तो भारत 126 की रिपोर्ट 126वां स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 6 नंबर के सवाल, वनवासियों के लिए मोह जंगल जामी योजना। ये याद रखिएगा, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोह जंगल जामी योजना किससे संबंधित है, क्या समझे। तो मोह जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये है उड़ीसा। ये हमारा बिहार है और बिहार का एक पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, जो बिहार से अलग हुआ था और आज ये अपना प्रगति को हाई फाई में बढ़ा रहा है। मोह जंगल जामी योजना किस राज्य से शुरू किया था, ये उड़ीसा ने शुरू किया था। उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें दोस्त तो नवीन पटनायक जी हैं, और इसका उद्देश्य एक ही है कि अनुसूचित जनजाति प्लस वन में रहने वाले आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराना है कि वो जो भी अनुसूचित जनजाति है, जो भी वन में रहते हैं, उनको शुद्ध से खाना पीना मिल सके और सुरक्षित रह सके। अगर उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक, लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा की बात करें तो 10 है, विधानसभा 147 है। और अभी हाल ही में दोस्त बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो राउरकेला में बनाया गया है। और दुनिया के सबसे हॉकी स्टेडियम अभी दोस्त आपको बता दें कि राउरकेला में बनाया गया है। और उड़ीसा से बस आप इतना याद, जागा मिशन भी उड़ीसा से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। और उड़ीसा ने अपना एक झुग्गी मुक्ति राज्य घोषित करने वाला था उड़ीसा, लेकिन हुआ नहीं है और आइए उस पर काम कर रहा है उड़ीसा। और 7वां नंबर का सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये देखिए बड़ी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत में चालू किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा का भार, बीमा कवर 5 लाख से 10 लाख किया गया है। यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया कि पहले 5 लाख हुआ करता था, अभी गुजरात सरकार 10 लाख देने की घोषणा कर दिया है। और दोस्त आपको बता दें कि 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चालू किया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इसकी उपलब्धि क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपया देने की ये स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। और दोस्त आपको बता दें कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है, तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, वहां से ये रिलेट कर सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 182 फीट कहाँ है, तो गुजरात के केवड़िया में है। वो एक एकता का प्रतीक है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लगाई गई है। और दोस्त आपको बता दें कि अगर नेशनल पार्क की बात करें, गुजरात के नेशनल पार्क, तो गिर हो गया, बंसदा हो गया, ब्लैक बॉग हो गया, मरीन हो गया, ये नेशनल पार्क वहाँ के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं। सूरत अगर एक महत्वपूर्ण शहर है, सूरत वो ताप्ती नदी के किनारे है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो ये साबरमती नदी के किनारे है। गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हैं। गुजरात की अगर लोकसभा की बात करें तो 26 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा की बात करें तो 182 सीट के साथ गुजरात आपके समुद्र के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट 8वां नंबर से बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियोजित किया गया है, तो दोस्त आपको बता दें कि ये शिव कुमार सिंह, ये शिव कुमार सिंह को एनजीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्त आपको बता दें शिव कुमार सिंह ये एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसकी नियुक्ति मिली है। और एनजीटी दोस्त बता दो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये दुनिया के ऐसे
स्थापना करने वाला तीसरा देश ही है जो दुनिया में ये तीसरा नंबर पर देश है, जो भारत, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया था और विशेष पर्यावरण और न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का ये तीसरा देश बन चुका है। कौन कौन? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत। और विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश में ये प्रथम देश है जिसकी स्थापना उन्होंने 18 अक्टूबर 2010 को किया था। और ये एनजीटी एक्ट लाया गया था, इसके तहत 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य की बात करें तो ये पर्यावरण मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, वो भी लिमिट है कि 6 महीने के अंदर इसको निपटारा करके खत्म करना है। हेडक्वार्टर की बात करें दोस्त तो दिल्ली है हेडक्वार्टर। क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके 4 हैं, जैसे भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया, आपको चेन्नई हो गया, पुणे हो गया। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां पर भी सुनवाई हो सकती है। अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 65 साल, जो भी आप पहले पूरा करते हैं उसके बाद आपको आउट ऑफ सर्विस भेज दिया जाता है, रिटायरमेंट कर दिया जाता है। दूसरा सवाल में बात करते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क, वेद वन पार्क, ये सब जो धर्म से संबंधित जो बातें हैं ना, ये कहाँ हो सकते हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश में ही हो सकते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश जो 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में इनको बताएंगे इस पार्क में, और वहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस पार्क में जो भी जानकारी मिलेगी वेदों से संबंधित। और उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, जनसंख्या में नंबर 1 राज्य देश के अंदर। दूसरा अगर बात करें तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403, विधान परिषद 100 सीट है। तो इतना चीज आप याद रखिए। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। तो ऐसे करके जो भी मिशन चालू करता है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो करंट के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे सवाल और इसका डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।